हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ मई 2023। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक का करंट अफेयर। साइंस एंड टेक का हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं, ये उसका दूसरा लेक्चर है, तो इसमें हम सारा साइंस एंड टेक कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी कि हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो बेसिकली अगर मॉड्यूलर जो रिएक्टर होते हैं उनको देखा जाए तो तीन तरीके के मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं। पहले वाले को हम लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर बोलते हैं, जो कि जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, इनका कई जगह यूज होता है जो अभी हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और एक होते हैं माइक्रो रिएक्टर, जो जहाँ पे बहुत ही कम पावर की ज़रूरत हो, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल चीज़ों के लिए ये किए जाते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी अभी बात चल रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बोला है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इनको एनर्जी ट्रांजिशन में हम यूज कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये काफ़ी शेप है, काफ़ी सेफ है। और इसके जो फंक्शन है, एडेप्टेबिलिटी है, इसका जो डिज़ाइन है, या इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो ये काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रिएक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। ओके, तो अगर इंटरनेशनल बॉडी की माने तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या बोला है कि जो एसएमआर होते हैं काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जिनसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं इनका यूज़ करके हम? तो 30 से लेकर के 300 मेगावाट तक की पावर हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं। अब ये कैसे न्यूज़ में आया और कहाँ पे इनका पहले यूज किया जा चुका है? तो देखिए, 1940s 50 के आसपास अगर आप देखेंगे तो इनका यूज किया जाता था मिलिट्री पर्पजेज में। वहीं से ये कंसेप्ट इवॉल्व होके आया है। तो आप समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है और कैसे हम इनको पावर प्लांट में या पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये फिजिकली बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल रिएक्टर। जो हमारे पास कन्वेंशनल रिएक्टर होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी फिजिकली स्मॉल होते हैं। मॉड्यूलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें आराम से असेंबल किया जा सकता है। जो भी चीज़ें असेंबल हो जाती हैं उनको हम मॉड्यूलर के फॉर्म में देख सकते हैं। साथ ही साथ रिएक्टर तो ये है ही क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिजन की एक्टिविटी होती है जो हीट को प्रोड्यूस करता है। इसमें भी एक चेन रिएक्शन होती है। अब देखिए, जब भी न्यूक्लियर फिजन की बात होती है तो हमेशा चेन रिएक्शन देखी जाती है, और ये चेन रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पावर प्लांट पे। क्योंकि चेन रिएक्शन जितनी ज़्यादा कंट्रोलेबल होगी, अगर हम इसको प्रॉपरली कंट्रोल कर लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अगर यहाँ पे कोई इशू होगा सेफ्टी को लेकर के, तो हम इजीली उस इशू को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस इमरजेंसी को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखते हैं एसएमआर के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एसएमआर के अगर बेनिफिट्स की बात किया जाए तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो की जाती है एडेप्टेबल एंड स्केलेबल। यानी कि ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब। और साथ ही साथ आप इनमें एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि एक्चुअली ये 30 से लेकर के 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपको मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत है, सॉरी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो आप उतना ही रिएक्टर यूज़ कीजिए, उतना छोटा, उतना कॉम्पैक्ट साइज के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूज़ कीजिए। जबकि कन्वेंशनल रिएक्टर में ये फैसिलिटी नहीं है, उनका 700 से प्लस ही जो है पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी रिफ्यूलिंग जो इंटरवल है वो काफ़ी लॉन्ग है। यानी कि जो कन्वेंशनल हमारे पावर प्लांट होते हैं या कन्वेंशनल रिएक्टर होते हैं, उनको हमें हर 1 या 2 साल में रिफ्यूल करना पड़ता है, जबकि इसको आप 3 से लेकर के 7 साल तक भी रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, यानी कि इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। तो अभी जो कन्वेंशनल पावर रिएक्टर होते हैं और कन्वेंशनल पावर प्लांट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए पड़ती है, बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए पड़ता है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जबकि इनके लिए लैंड का उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, बहुत कम लैंड चाहिए पड़ती है।
साथ ही साथ पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी इसमें देखे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अभी जो कन्वेंशनल रिएक्टर होता है उसमें चेन रिएक्शन होती है, तो वो चेन रिएक्शन या तो मैनुअली या सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जबकि इनमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इनके लिए हमें ऐसे कोई किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोमेटिकली इनको उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अपनी चेन रिएक्शन को खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर हो सकता है, क्योंकि यही अगर आप देखें तो 1986 में चेरनोबिल करके एक सिटी है यूक्रेन में, वहाँ पे न्यूक्लियर इसी तरीके के पावर प्लांट में प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो इसीलिए लोग डरते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब भी बात की जाती है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर इतना कैपेबल है कि अपने आप को इन एक्सीडेंट से बचा सकता है तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए और हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी ये हमारा जो कन्वेंशनल रिएक्टर होता है, कन्वेंशनल रिएक्टर होता है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी चीप पड़ता है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा चर्चा में है। अब बात ये आ जाती है कि इतना सब बेनिफिट इसका है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? तो हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा है, जितने ज़्यादा इसके बेनिफिट उससे कहीं ज़्यादा है इसमें प्रॉब्लम्स। तो अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजिकल चॉइस। आप देखेंगे तो आपको करीब 80 टाइप के एसएमआर देखने को मिलेंगे, मतलब इसमें 80 डिजाइन आपको देखने को मिलती हैं एसएमआर में। तो अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि कौन सा डिजाइन हम चूज करें, कौन सा डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कौन सा डिजाइन इफिशियंसी इफेक्टिव रहेगा, कौन सा डिजाइन ज़्यादा सेफर है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं जब आप इसको चूज करने जाते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है फाइनेंसिंग का। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका कहना है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर पे आना चाहते हैं, तो हमें 2030 तक करीब 100 यूएसडी बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको हमें चाहिए पड़ेगा। साथ ही साथ लाइसेंसिंग चैलेंज भी है। अब लाइसेंसिंग चैलेंज कैसे हैं कि देखिए, इससे पहले अभी हमारा कन्वेंशनल रिएक्टर काम करता है, तो कन्वेंशनल रिएक्टर के लिए एक अलग ही मतलब एक कॉमन सा इशू, मतलब कॉमन सा रिएक्टर है, हर जगह एक जैसा काम करता है, तो उसको हमने लाइसेंस दे दिया। अभी अगर हम एसएमआर की बात कर रहे हैं तो अब ऐसे एसएमआर में तो 80 डिजाइन है, तो भाई हर डिजाइन के अपने बेनिफिट्स भी हैं, हर डिजाइन के अपना जो है नुकसान भी है। तो अब बात ये आती है कि कौन सा डिजाइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं और किस डिजाइन के लिए क्या रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरीके से लाइसेंसिंग दी जानी चाहिए। क्योंकि कुछ डिजाइन तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ हैं और कुछ डिजाइन सेफ नहीं है। तो अगर सेफ नहीं है तो हम सबको एक साथ लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सेफ वालों को दे दिया तो ठीक है, लेकिन जो सेफ नहीं है उतने ज़्यादा उन्हें अगर हमने लाइसेंस दे दिया तो इट कैन कॉज डिजास्टर। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि किस टाइप के एसएमआर को हम जो है लाइसेंस दें। इसके बाद सप्लाई चेन का इशू बहुत बड़ा है। सप्लाई चेन का इशू अब बड़ा क्यों है? क्योंकि भाई सप्लाई चेन अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, तो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, लोग अभी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, तो इसीलिए सप्लाई चेन का इशू तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ सेफ गार्ड चैलेंजेस की रियल में ये सेफ है या नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोई एक्सीडेंट होगा तभी पता चलेगा कि ये सेफ था भी या नहीं, है ना। तो इसीलिए ये भी जो है काफ़ी इशू है एक। और अगर आप इसका स्टेटस देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि नई टेक्नोलॉजी है अभी ये, तो अभी केवल 2 ही जगह ये ऑपरेशनल है, एक रसिया में और एक चाइना में। तो इसीलिए सप्लाई चेन का इशू बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसका देखो, जो जो प्रॉब्लम कन्वेंशनल रिएक्टर में आती है वही प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है। तो ये भी एक चैलेंज है कि इसको स्टोरेज और डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 to 7 ईयर जो है इसकी रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है, मतलब 3 से 7 साल के बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट हो जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि उस वेस्ट को हम कहाँ पे जो है रखें, क्योंकि वो भी वही तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट करता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम इस तरीके से नहीं रख सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंज इसमें भी है। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक अच्छा जो है इसका यूज कर सकते हैं एसएमआर का। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा।
अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, तो हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि किस तरीके के एसएमआर की हम परमिशन दे रहे हैं, किस तरीके के लिए नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी सेफ्टी को लेकर के जो कंसर्न है उसका भी हमें एक प्रॉपर जो है मेथड बनाना होगा कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें कोलैबोरेशन रखना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अगर कोलैबोरेशन रखेंगे तो हम बहुत इजीली और कम टाइम में ये पता चला पाएंगे कि कौन से पावर प्लांट ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और कौन से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो जहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा होगा तो हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो ये चीज़ बहुत जल्दी पता लग जाएगी। साथ ही साथ जो डिज़ाइन को लेकर के बात है वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन होनी चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ ये डिज़ाइन जो है यूज की जाएगी, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा स्टैंडर्ड तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी हमें इसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। और ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तभी जा करके ये चीज़ें सही हो पाएंगी। अगर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेंगे तो अगेन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप अनस्किल्ड या कैसे भी लेबर लगा दो। यहाँ पे आपको चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई भी माइनर सा भी आपसे मिस्टेक हो गई ना छोटी सी, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। और आप कोई भी नहीं चाहता कि उस तरीके का कोई भी डिजास्टर क्रिएट हो। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन है, तो वो एक वियना कन्वेंशन है जो इस पे बनाया गया था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से कोई सिविल डैमेज होता है तो उसकी भरपाई जो है करनी होगी। तो उसके लिए किस तरीके से कन्वेंशन, किस तरीके से उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसके बारे में ये कन्वेंशन बात करता है। अब हम अपनी सेकंड टॉपिक की साइड चलते हैं, जो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। तो सबसे पहले समझेंगे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक क्या होती है और फिर इसके न्यूज़ को देखेंगे। तो देखिए, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन टाइप का है, कि मतलब आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है, आपकी आइडेंटिटी करनी है कि आप कौन हो। तो वो फेस को यूज करके अगर आप किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पता करते हैं या कंफर्म करते हैं तो उसको हम एफआरटी यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। और सिंपल सी बात है कि आपका फेस के बेसिस पे मैंने कुछ डाटा तैयार किया है, दोबारा जब कभी आप मुझे देखते हो तो मैं पहचान लेता हूँ कि अच्छा आप तो वही हो जो पहले आए थे। तो उसी तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एफआरटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता कर रही है, कैसे? फेस को यूज करके। ठीक है, अब ये कैसे यूज किया जा सकता है? तो ये देखो, रियल टाइम, यानी कि आप खुद हो तो भी मैं पहचान लूँ, या फिर आपकी कोई वीडियो देखी मैंने तो मैं आपको पहचान लूँ कि अच्छा आप तो वही हो, या फिर आपकी फोटो देख के मैं पहचान लूँ। अब ये काम कैसे करता है? तो देखिए, इसके लिए एक कंप्यूटर एल्गोरिदम होती है, और ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है? तो देखिए, इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो आपके यूनिक फेशियल लैंडमार्क होते हैं, जैसे कि चिक बोन्स हो गया या फिर लिप्स हो गया, तो इन सब का जो एक न्यूमेरिकल डाटा तैयार किया जाता है इस एल्गोरिदम के द्वारा, और न्यूमेरिकल कोड बनाया जाता है। आप मतलब, और ये कोड हर किसी के लिए अलग रहेगा। तो अब जब कभी भी आपकी फोटो या फिर आपकी वीडियो या आप रियल टाइम में इसको दोबारा मिलोगे, तो वो न्यूमेरिकल डाटा वो फिर से कैलकुलेट करके जो भी उसका डाटाबेस है तो उसमें आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप ही हो वही या और कोई था वो, है ना। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो एफआरटी है। इसको और अच्छे से समझते हैं, इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि देखिए अब कैसे ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप हमारे पास आते हो, तो हमने आपकी एक फोटो को कैप्चर किया, अब चाहे वो रियल टाइम में हो या वीडियो से हो, हमने आपकी एक फोटो उठाई, उस फोटो को मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके उस डेटाबेस में डाला। तो अब वो डेटाबेस क्या करेगा कि जो भी जैसे वो न्यूमेरिकल कोड बनाता है उसी तरीके का कोड बनाएगा, और फिर उस कोड को कंपेयर करेगा जो भी उसके पास डेटाबेस है ना। तो अब डेटाबेस से जब कंपेयर करेगा, अगर आप पहले भी आए होंगे तो वो न्यूमेरिकल कोड मैच कर जाएगा, और अगर वो सब चीज़ें मैच कर जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप वही पर्सन हो। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूपीएससी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो है फ्रॉड डिटेक्शन में, यानी कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। अब ऐसा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास उस पर्सन की, जैसे कहीं पे भी कुछ क्राइम हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसे?
उसके फेस से या उसकी कहीं पे वीडियो बन गई होगी, उसकी कहीं फोटो आ गई होगी, तो उसके बेस पे हम उसको डिटेक्ट करके इजीली पता लगा सकते हैं कि वो कौन था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कैसे कि मान लो जैसे कोई बच्चा खो गया है, तो कहीं पे अगर जो अननोन बच्चे मिल रहे हैं या कोई बच्चा मिला है खो के, मान लो जाएगा कहीं ना कहीं, तो अगर वो कहीं मिला है, किसी ने किडनैप वगैरह नहीं किया है, तो हम उस बच्चे को आराम से देख के उसको स्कैन करेंगे, उसके फेस की फोटो लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, तो पता चल जाएगा ना, उसका एक डेटा आ जाएगा कि अच्छा ये तो ये वाला ये लड़का है ना। या फिर कोई मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो चूंकि हमारे पास फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डाटाबेस होगा, तो उसके बेसिस पे हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्सन कौन है। इसका जो है एयरपोर्ट वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ई पासपोर्ट में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे आपको मालूम होगा जैसे फास्ट टैग होता है, तो फास्ट टैग में क्या होता है कि एक आपके आगे टैग लगा होता है, और जो वहाँ पे जब आप फास्ट टैग के पास जाते हो तो वो रिकॉग्नाइज करके गेट को ओपन हो जाता है, अगर आपके में पैसे रहते हैं तो। ठीक उसी प्रकार से एयरपोर्ट पे क्या होता है कि डीजी यात्रा इनिशिएटिव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लाया गया था, इसका भी यही एम है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जाते ही आपको देख करके ना जो है सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, आपको देख करके हाँ कि हाँ ये पर्सन वही है, आपको जो आपके जो वीजा होते हैं या जो पासपोर्ट्स होता है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा उनके पास ऑलरेडी है, बस आपकी सिंपल चेकिंग हो जाएगी। इसके बाद बैंकिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है। बैंकिंग में इसका यूज कैसे किया जा सकता है कि जो एटीएम से हम जब पैसे निकालते हैं तो पासवर्ड या पिन की जगह हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे हेल्थ केयर में अभी क्या है, आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत भी एक उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका सारा डेटा होता है। तो उस डेटा में हम क्या करेंगे, आयुष्मान भारत वाले डेटा में कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का भी डेटाबेस रख देंगे, तो आपको बाई फेस डिटेक्ट करके आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि अच्छा ये पर्सन कौन है। तो इसमें ये सब चीज़ें, ये सब इसके एप्लीकेशन है। अब ये न्यूज़ में क्यों है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसने क्या किया है, एक एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टूल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको एएसटीआर के नाम से जाना जा रहा है। अब ये एएसटीआर क्या करने वाला है, तो देखिए एएसटीआर को सबसे पहले तो इन लोगों ने संचार साथी एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम ये है कि जो जैसे जब कोई सिम हम किसी को इशू करते हैं तो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट ना दे, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाएगा, तो देखिए 2012 में डॉट ने एक ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर क्या था कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, उन सबको अपना सब्सक्राइबर बेस का डाटा जो है डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना होगा, सब्सक्राइबर की पिक्चर्स, उनका पूरा डेटा। तो अब आप समझिए कि डॉट के पास एक पूरा डेटा है ना, तो उस डेटा का यूज करके वो ये मतलब इस टेक्निक को यूज करने वाली है। अब डॉट क्या क्या करने वाली है, देखिए डॉट का बोलना यह है कि अगर हम एएसटीआर का यूज करेंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि पर्टिकुलर जो पर्सन सिम ले रहा है उसके नाम पे अभी तक कितनी सिम ली जा चुकी हैं। अगर उसके नाम पे 8 से ज्यादा सिम है तो उसको फिर सिम नहीं दी जाएगी, क्योंकि डॉट की ये गाइडलाइन है कि 8 से ज्यादा सिम कोई एक पर्सन नहीं ले सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स के। लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कंसर्न भी हैं, तो आप कंसर्न भी देख लेते हैं कि आखिरकार कंसर्न क्यों है लोगों के। तो देखिए सबसे जो पहला कंसर्न है वो ये है कि प्राइवेसी एंड कंसेंट, कि देखिए सबसे पहले तो आप प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा इन्वेजन कर रहे हो, क्योंकि ये सब होने से आप प्राइवेसी में इन्वेजन कर रहे हो। साथ ही साथ कि ये डाटा आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, इसकी इंफॉर्मेशन तो आप पर्सन से लोगे नहीं। आप जैसे डॉट के पास ये डाटा है, ये बात तो हमें और आपको भी पता नहीं थी कि डॉट के पास ऐसा कुछ है, और डॉट उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है उसके लिए आप कंसेंट भी नहीं ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि जो एफआरटी का डाटा है, जैसे आधार का डाटा है, तो चलो उसके लिए तो काफ़ी मतलब एक लॉ है, एक पर्टिकुलर आपने बॉडी बना रखी है यूएआईडीए, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एफआरटी के लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक रेगुलेटरी ही नहीं है, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। ऑन टॉप ऑफ डेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि जो पर्सनल डेटा बिल था 2019 में, उसको भी विड्रू कर लिया है। अब आप सोचो कि पर्सनल डेटा बिल आप विड्रू कर रहे हो, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि आप हमारे डेटा का क्या करने वाले हो, हमें पता ही नहीं है। तो लोग जो है इस तरीके की टेक्निक को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज है और ये बड़ा ही ज़्यादा कंसर्न है इसको लेकर के। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है,
क्यों? अब एक्यूरेसी में क्या प्रॉब्लम होगा? तो देखिए मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इमेज आपकी है फोटो में वो बहुत कंप्लीटली या थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कुछ डैमेज हो गई हो, तो उसको आप टेक्निकली एरर आ जाएगा उसमें, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है और जो डैमेज इमेज है तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना प्रॉपरली। ठीक है, या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उससे भी डिस्टर्ब हों। फेशियल एक्सप्रेशन, आपने एक में हंस रहे थे बढ़िया से और एक में नहीं हंस रहे हो तो उससे साइज में फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो आपके फेस को देख करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने वाला है। फेस में भी वो जैसे आपके लिप्स देख रहे हैं, आप हंसोगे तो लिप्स ज़्यादा बड़े देखेंगे, नहीं हंसोगे तो छोटे दिखेंगे। एजिंग हो जाती है, एजिंग की वजह से भी फेस पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस समय पे तो इनएक्यूरेसी आ जाएगी ना इस पूरे प्रोसेस में। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल भी चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे बोला कि इसको बैंक में अगर यूज करेंगे एटीएम वगैरह में तो पासवर्ड की जरूरत नहीं है, एटीएम पिन की जरूरत नहीं है, तो फिर फ्रॉड नहीं होंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इसमें डिजिटल अटैक हो सकते हैं। यानी कि आजकल आप देखो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर किसी की प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल का हम फिजिकल तो नहीं तो डिजिटल पोर्ट्रेट तो बना ही सकते हैं या 3D मॉडल बना सकते हैं। एटीएम के सामने जाके लगा दो उसको, एटीएम रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो फिर क्या है, उसमें तो और भी ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हैं, क्योंकि एटीएम का पिन तो ऐसा है हमें ही पता है। लेकिन अगर किसी ने हमारा फेस बना लिया तो फिर क्या करने का, अगर है ना। आजकल वैसे भी आप देखो तो एटीएम के जो डेटा है वो तो आराम से चोरी हो जाता है, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। ऑन टॉप ऑफ डेट कि उसमें कोई पिन नहीं है तो फिर तो पूछना ही क्या है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है बहुत बड़ा कंसर्न भी है डिजिटल अटैक को लेकर के। अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हमें इनको यूज करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि आप लीगल फ्रेमवर्क अच्छे लाओ, यानी कि जितने भी आप फ्रेमवर्क बना रहे हो एफआरटी को लेकर के एक सेपरेट ही रेगुलेटरी बॉडी आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के एफआरटी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब एफआरटी तो आपने मान लीजिए बना दिया, लोगों का डाटा ले लिया। अब पब्लिक और प्राइवेट जो प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एटलीस्ट वहां पे आपने सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगवाए तो कोई यूज नहीं है। आप कैसे किसी पर्सन, जैसे मान लो कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरी ही कर रहा है, कैमरा ही नहीं उधर तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप? इसके बाद अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर होनी चाहिए, कंसेंट आपको लेना चाहिए। जैसे आप कहीं पे भी जो डाटा आपने मान लो हमारा यहाँ पे फिश एफआरटी के लिए डेटा ले लिया, तो अब अगर वो डेटा आप कहीं और जगह पे यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कंसेंट लेने वाली जो आपको प्रोसेस है ये भी आपको बहुत ट्रांसपेरेंट बनानी पड़ेगी। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए एफआरटी में डिजिटल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, डिजिटल अटैक्स के प्रॉब्लम्स भी हैं, हैकर के लिए और भी इजी हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा कहीं आपको कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि अच्छे रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, जो है उसमें जो स्किल्ड वर्कर यूज होने चाहिए जो उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि पता चले आप स्किन कलर के बेसिस पे बायसनेस कर रहे हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे बायसनेस कर रहे हैं, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे बायसनेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है, देखिए और भी कई टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो बायोमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। जैसे बिहेवियरल टेक्निक्स यूज किया जाता है। बिहेवियरल टेक्निक्स में क्या है, जैसे कि आपका फिजिकल स्टाइल क्या है, तो फिजिकल स्टाइल जो आपका है वो कभी चेंज नहीं होता, इतनी आसानी से तो एटलीस्ट चेंज नहीं होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके भी पता चलाया जा सकता है कि अच्छा आप थे या कोई और था। या फिर आपका इंटरेक्शन स्टाइल, कि आप किसी भी पर्सन से आप जैसे बात करते हो ना, ज़्यादातर पर्सन से आप वैसे ही बात करते हो। आपका जो तरीका होता है, जैसे आप बोलो अरे यार कैसे हो, है ना, अरे भाई कैसे हो, तो जो आपकी ये आदत है ना कि अरे भाई, ये आपके एक डायलॉग टाइप का हो गया है ना। तो जब आप किसी से भी मिलोगे और भाई कैसे हो, अरे भाई कैसे हो, क्या चल रहा है भाई, तो वो जो आपका एक सेंटेंस होता है ना वो हर किसी के लिए सेम होता है। तो उससे भी आपका पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये तो वही पर्सन है जो पहले मिला था, या याद आ जाता है। आपका नेविगेशन स्टाइल, आपका टाइपिंग स्टाइल, जैसे आप मैसेज ही करते हो, तो जैसे आप मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ तो मान लीजिए प्लीज़ को PLS लिखता हूँ, है ना, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जैसे मान लो मेरी जगह पे कोई और आपसे चैट कर रहा है, ठीक है, और उसने प्लीज़ को कुछ और लिख दिया, प्लीज़ ही लिख दिया पूरा, तो आप समझ जाओगे कि कुछ तो बात है यार, ये तो प्लीज़ PLS लिखते थे और कोई प्लीज़ लिख रहा है, कहीं दूसरा पर्सन तो चैट नहीं कर रहा है मुझसे। तो ये जो है बिहेवियरल बायोमेट्रिक साइन होते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फिजिकल बायोमेट्रिक साइन की अगर बात करें तो जैसे FRT उसमें हो गया, आई स्कैनर हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गए।
इसके बाद अगर केमिकल की करें तो डीएनए आपका ले लो, तो डीएनए तो सबसे बेस्ट है, उससे तो आप इजीली आइडेंटिफाई हो जाओगे। इसके बाद बेन रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपके पूरे फिंगर और पूरे हाथ का रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, उससे पता चलता है। तो ये सब टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बायोमेट्रिक्स टेक्निक कहलाती हैं किसी को आइडेंटिफाई करने में। ओके राइट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है सुपर कंप्यूटर को लेकर के। तो समझेंगे कि सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं और ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है। तो देखिए, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। अब इनका जो परफॉर्मेंस है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड यानी कि फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। आप सुपर कंप्यूटर में 10,000 मतलब 10,000 से भी ज़्यादा जो है आप प्रोसेसेस कर सकते हो एक टाइम पे, और इसमें बिलियन से ट्रिलियन कैलकुलेशन आप पर सेकंड कर सकते हो, कंप्यूटेशन पर सेकंड कर सकते हो। इसका जो है रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग करना है, ठीक है, या मतलब सुपर कंप्यूटर का यूज़ तो आजकल हर चीज़ में किया जाता है। अभी हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन भी। ओके, अब सुपर कंप्यूटर और इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर का जो काम है वो करीब 1980s में स्टार्ट किया गया था, इंडिजीनियसली डेवलप करने का काम। और ये जो है वार्क और सी डैक ने स्टार्ट किया था। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है परम 8000, और ये 1991 में आया था। और अभी 2015 में गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भी लाया है, जिससे कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर इंडिया में बन सकें। अब सुपर कंप्यूटर के लिए सरकार इतना काम क्यों कर रही है उसको भी अभी समझते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो देखो, सुपर कंप्यूटर की ब्रॉडर एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको एक स्टेप आगे का सॉल्यूशन दे सके, है ना। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखो, जो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग पर्पज से जो कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उसको ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉर्ट आउट कर देता है। फिर इसको एरोस्पेस और इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब एरोस्पेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम यहाँ से मार्स तक कोई रॉकेट भेजना चाहते हैं, या यहाँ से मून पे कुछ लैंड कराना चाहते हैं, कोई सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, तो देखिए वो सैटेलाइट ऐसे ही नहीं कि बस हमने लॉन्च कर दी पहुँच गई। उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, और वो कैलकुलेशन उसके साथ उसके पीछे कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी एल्गोरिदम होती हैं। तो वो जो एल्गोरिदम है ना, वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। जैसे आप मान लीजिए, सुपर कंप्यूटर का यूज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी जो है, वो चैट जीपीटी सुपर कंप्यूटर का यूज करके ही तो बनाया गया है। अगर उसमें हम नॉर्मल लैपटॉप से जो है चैट जीपीटी बनाते तो उसमें करीब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते, ऐसा बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि कितना फास्ट है सुपर कंप्यूटर। इसको हम वेदर फॉरकास्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्युष करके एक सुपर कंप्यूटर है जो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए ही डेडिकेटेड है, और ये IITM पुणे में स्टेट मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद एनर्जी एक्सप्लोरेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी एक्सप्लोरेशन में जैसे जियोलॉजिकल इंसाइट डिटेक्ट करना है, या और भी कुछ भी चीज़ एनर्जी से लेकर करके वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। हेल्थ और मेडिसिन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है अच्छी अच्छी बातें हैं सुपर कंप्यूटर को लेकर के। लेकिन अब समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो न्यूज़ में आने का इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया ने अभी एक AI सुपर कंप्यूटर बनाया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाया है, जिसका नाम इन्होंने एरावत रखा है। और ये टॉप 500 में आया है, यानी कि इसकी रैंक 75 आई है, टॉप 500 अगर ग्लोबल लेवल पे आप कंप्यूटर देखेंगे सुपर कंप्यूटर। और ये किसने डिसाइड किया है? इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस जर्मनी में जो हेल्ड हुआ था, उसमें ये बताया गया है। ओके, तो ये तो न्यूज़ में था। अब क्या इंडिया का केवल यही एक कंप्यूटर है जो टॉप 500 की रेंज में आया है? नहीं, इंडिया के और भी कंप्यूटर है, जैसे परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर जिसकी रैंक 131 है, ठीक है। इसके बाद प्रत्युष जो अभी हमने पढ़ा कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, उसकी रैंक 169 है। मिहिर सुपर कंप्यूटर जो कि मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इसकी रैंक 3160। टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं? तो टॉप 5 में देखो USA के 2 आते हैं, जापान, फिनलैंड और इटली, है ना। इनके पास जो सुपर कंप्यूटर हैं वो टॉप 5 में आते हैं 500 की लिस्ट में। अब समझ लेते हैं कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट का इसका गोल ये है
कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको साथ में जोड़ा जाए, एक ग्रिड बनाया जाए सुपर कंप्यूटर का, जिससे कि नॉलेज शेयर हो सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने नेशनल नॉलेज नेटवर्क की भी बात की है ग्रिड बनाने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं वो है डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड डाईटी तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सीडैक और आईआईएससी बेंगलोर। सीडैक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड की। एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है, स्पेशली सुपर कंप्यूटर की जब भी बात हो। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है कि डिफेंस वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से लेकर के न्यूक्लियर वेपन को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, उन सब चीज़ों में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस भी समझ लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, अगर चैलेंजेस की बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है और सबसे जो मेजर चैलेंजेस है वो ये है कि इसमें बहुत सारी एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है तो उनको स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है। आप देखो तो करीब अकेला यही 4 मेगावाट की एनर्जी जो है कंज्यूम कर लेता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्ट करने होते हैं, तो बहुत सारा स्टोरेज यानी कि बहुत बड़ा रूम भी चाहिए पड़ता है इसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिप्टो माइनिंग से के बारे में। तो देखो, इसको समझते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करती है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्चुअल करेंसी है और जो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि इसे किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनिटर नहीं किया जाता है और इसीलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि हम इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है या इस ट्रांजेक्शन को जो मैनेज किया जाता है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें एक जानना जरूरी है कि अब हम ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है और वो कैसे काम करता है। साथ ही साथ जो बिटकॉइन है ये पूरे दुनिया में देखा जाए तो इसकी कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद अगर कोई है तो वो है एथेरियम। तो अब बात कर लेते हैं कि ये माइनिंग क्या चीज़ है। माइनिंग जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे कोल माइनिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारा कोल होता है, वहाँ से हम कोल को निकालते हैं तो उसको हम कोल माइनिंग बोलते हैं। लेकिन क्या जो क्रिप्टो माइनिंग है वो भी ऐसी ही है या फिर कुछ अलग है, तो समझते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और ये हमारा इन्फोटेक एजुकेशन का चैनल है। तो अब इन्फोटेक एजुकेशन के चैनल को आप कुछ पैसे देना चाहते हो। मान लीजिए आप हमारा एक कोई कोर्स खरीदते हो जो जिसका प्राइस आप मान लीजिए 1000 रुपये है। तो आप 1000 रुपये का हमारा कोई कोर्स खरीद रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आपने डिसाइड किया कि जो ये 1000 रुपये का कोर्स है इसका पेमेंट हम बिटकॉइन के थ्रू करेंगे। तो अब बिटकॉइन के थ्रू आप क्या करोगे, जब आप बिटकॉइन यूज करोगे तो जिस तरीके से बैंक में आपका अकाउंट रहता है ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन जब आप यूज करते हो तो उसका एक आपका अलग से अकाउंट बनता है। तो उस अकाउंट में आपने सेलेक्ट किया कि 1000 रुपये जो है इन्फोटेक एजुकेशन को भेजने हैं, तो हमारा भी बिटकॉइन पे अकाउंट रहेगा तभी हमें आएंगे वो पैसे। तो जैसे ही आप यहाँ से आप अपने अकाउंट से ये रिक्वेस्ट भेजती हो तो वो रिक्वेस्ट एक डॉकेट नहीं बोलेंगे उसको, ब्लॉक में बन जाता है, यानी ब्लॉक में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ब्लॉक जो है यहाँ से निकल के जाता है माइनिंग के पास। ठीक है, अब उसको समझते हैं कि माइनिंग के पास कैसे करता है। तो ये अलग अलग माइनिंग नोड्स जहाँ पे होते हैं जिनको हम माइनिंग बोलते हैं। अभी समझेंगे माइनिंग को और अच्छे से कि क्या होता है। अब मान लीजिए ये किसी माइनिंग में पहुंच गया है, ये कोई माइनिंग है जिसका नाम हमने ए रख दिया। तो इस माइनिंग में जब ये पहुंचता है तो माइनिंग वालों को अब क्या करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उसको वेरीफाई करना है कि वो रिक्वेस्ट सही भी है या नहीं है। ठीक है, उसको वैलिडेट करना है। तो उसके लिए उन्हें क्या है, बहुत सारी एल्गोरिदम वगैरह जो है उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिसके थ्रू ये वेरीफाई होता है। तो अगर ये उन्होंने वेरीफाई कर दिया तो जो माइनिंग वाले होते हैं उनको उसका कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी कि उनको भी कुछ बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी वहाँ पे प्रिवेलेंट कॉइन होते होंगे या जो भी उनका कंडीशन होता होगा उस तरीके के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी उन्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने ट्रांजेक्शन को आपके वैलिड कर दिया है तो फिर से एक ब्लॉक बना करके
उसको फिर से ब्लॉकचेन में डाल देंगे, तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू आपने हमारे पे पेमेंट किया था इन्फोटेक एजुकेशन पे, तो वो इन्फोटेक एजुकेशन पे वो पेमेंट आ जाएगा। तो सिंपली इस तरीके का काम होता है। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि जहाँ पे जो माइनिंग हो रही है ना, जो जो माइनिंग नोड है ना, उस नोड पे क्या काम चल रहा है उसी को अब हमें समझना है। उसी को हम क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। पूरे प्रोसेस में आपको समझ में आया होगा कि जो वैलिडेशन का काम कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, वही माइनिंग है। क्योंकि इसमें कोई रेगुलेट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ में ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए आप एसबीआई से कोई ट्रांजेक्शन करते हो फॉर एग्जांपल, तो एसबीआई में आपका एक अकाउंट नंबर है, हमारा एक अकाउंट नंबर है, आपने पैसे भेजे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमारे पास आ जाते, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर जो है एल्गोरिदम आप कह सकते हो, या प्रॉपर सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो वैसा ही बिटकॉइन के लिए किया गया है। उसके लिए माइनिंग यूज होती है। उन माइनिंग से जब वैलिडेट हो जाता है आपका ट्रांजेक्शन, तो आपके अकाउंट में आ जाता है। अब समझते हैं कि माइनिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला कि माइनिंग क्या होता है, तो ये क्या है कि न्यू कॉइन जनरेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। सबसे पहले आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करेंगे और फिर उसको प्रोसेस कर देंगे। अब चूंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो इसमें वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। और ये वेरीफाई कहाँ से होता है? माइनिंग से। और सिक्योर ब्लॉकचेन मतलब इसको बनाया जाता है माइनिंग से वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर ये वेरीफाई नहीं होगा तो ये सिक्योर नहीं रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कोई हैक कर लेता है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब जब इसका वेरिफिकेशन होता है तो इसमें अलग अलग तरीके की एल्गोरिदम यूज होती है। तो इसमें दो तरीके की एल्गोरिदम यूज होती है, जिसमें है POW एंड POS। यानी कि POW और POS यूज होता है। तो जो POW होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और POS जो है वो बहुत कम यूज होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि अभी रिसेंटली एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है बिटडियर। तो बिटडियर अब चाहती है कि एक क्रिप्टो माइनिंग बनाया जाए हिमालय रीजन में। 500 जो है मिलियन डॉलर वो खर्च करने वाला है इस चीज़ पे। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसको सिंगापुर में जगह नहीं है या क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जब हम माइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब माइनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा एल्गोरिदम को सॉल्व करना पड़ता है। तो बहुत सारा कंप्यूटर यूज होता है। तो जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि चूंकि हम लोग डिजिटल करेंसी की साइड मूव कर रहे हैं, और डिजिटल करेंसी हम क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि जो पेपर करेंसी होती है उसको जब हम प्रिंट करते हैं तो उससे कार्बन फुटप्रिंट निकलते हैं, और हम नहीं चाहते कि कार्बन फुटप्रिंट निकले। इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं डिजिटल करेंसी। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी को यूज करने में ही आप इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज और वेस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छा तो फिर प्रिंटिंग करेंसी ही बढ़िया है ना। तो इसीलिए ये कंसर्न कई बार आता है कि क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो कहीं ना कहीं अगेन कार्बन जो है कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेंगे, और उसका इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम डाटा सेंटर ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का नीड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल हो सके, जैसे कि हाइड्रो पावर और हाइड्रोजन। इसीलिए ये हिमालय रीजन में ये बनाने वाले हैं, क्योंकि हिमालय की जो रिवर होती हैं वहाँ पे हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और ये काम करने वाले हैं भूटान में। और भूटान के बारे में एक चीज़ जो जाननी बहुत ज़रूरी है कि भूटान एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जो कार्बन निगेटिव कंट्री है। इसका मतलब कि जितना वो एमिशन करता है ना कार्बन का, उससे ज़्यादा वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का भी अगर देखो तो करीब 60% जो फॉरेस्ट है वो अभी तक उन लोगों ने बचा के रखा है। अब बात कर लेते हैं कि जो एल्गोरिदम होती हैं प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि POW, और प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि POS। तो देखिए प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उसमें है। उसमें जो माइनर्स होते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और बहुत ही डिसेंट्रलाइज मेथड है वैलिडेशन का, और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप माइनिंग करते हो तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो उसका एक्सपेंस बन जाता है, हाई एनर्जी यूज होती है, ट्रांजेक्शन की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, और ट्रांजेक्शन फीस भी ज़्यादा लगती है क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या फायदा है? देखो ये जो है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इसके लिए नहीं चाहिए पड़ते हैं, ट्रांजेक्शन भी फास्ट होता है और एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे होर्डिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है।
और होर्डिंग वाली प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा डैमेज है, कौन कितना होर्ड कर रहा है। तो उससे फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और फिर ये लार्जर स्केल पे नहीं किया जा सकता है, ये स्मॉल स्केल पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ कम किया जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितने तरीके का जो है हमारा माइनिंग हो सकता है। तो माइनिंग में ज़्यादातर 3 तरीके की माइनिंग की जाती है। एक होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि यूनिट माइनिंग, एक होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग, और एक होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ASIC माइनिंग। तो देखिए, इसमें हम प्रोसेसर का यूज करके ये माइनिंग करते हैं, इसमें हम जो है ग्राफिक्स कार्ड का यूज करके माइनिंग करते हैं, लेकिन ये दोनों ही उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए जो है ASIC का यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ज़्यादातर जगह जो यूज किया जाता है वो ASIC का यूज किया जाता है क्रिप्टो की माइनिंग के लिए। अब देखो, क्रिप्टो की जो माइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन उसमें हो रखा है आजकल, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो। और साथ ही साथ क्या है कि बहुत सारे उसमें हार्डवेयर रिसोर्स, बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी उसमें चाहिए पड़ते हैं, है ना। तो ये भी एक जो है बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं, है ना, तो उससे कार्बन एमिशन भी बढ़ता है। और साथ ही साथ जो रिटेल जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हैं वो भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम है सुपर कंप्यूटर को लेकर के। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और जो हमारे हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स। तो ये भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, इनकी हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। ओके ओके गाइस, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नाविक को लेकर के, यानी कि नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टलेशन का जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब होता है कि ये इसका मतलब होता है ग्रुप, यानी कि कोई चीज़ जब ग्रुप में होती है तो उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि जो इसरो है हमारा, इसरो ने जो है NVS-1 को लॉन्च किया है, जो कि सेकंड जनरेशन का है, यानी कि पहले जनरेशन का जो था वो नाविक था, NVS-1 उसको बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है, कैसे इसको लॉन्च किया गया, तो दो लॉन्च करने के अलग अलग व्हीकल होते हैं, जैसे कि इसको GSLV से लॉन्च किया गया है, जबकि एक PSLV भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी लॉन्चिंग कहाँ पे होनी है उसके ऊपर, और कितना आपका लोड है उस लॉन्च का, तो उसके ऊपर ये वही उसके बेसिस पे ये व्हीकल का डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के व्हीकल से हमें लॉन्च करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि ये जो अभी लॉन्च हुआ है, एक इसमें इंडिजीनियसली बनाई हुई एटॉमिक क्लॉक है जिसको रूबिडियम बोला जा रहा है, और ये एक्यूरेट लोकेशन बताने में सक्षम है। साथ ही साथ इस मिशन की जो लाइफ है वो करीब 12 साल है, और इससे पहले का जो मिशन था उसकी लाइफ 10 साल थी। उससे ये 10 साल ज़्यादा है, सॉरी, पहले की जो लाइफ कम थी उससे ये 10 साल ज़्यादा है। साथ ही साथ ये क्या करेगा अब हमें हमारे लिए, तो ये रियल टाइम पोजीशनिंग बताएगा कि हम कहाँ पर रहें, उसके बारे में ये फुल जानकारी देगा, रियल टाइम पोजीशनिंग बताएगा। और ये सर्विस देगा कहाँ पे, ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर ये अपनी सर्विस देने वाला है, क्योंकि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। देखिए, जो पहले जो ये सैटेलाइट सिस्टम था नेविगेशन वाला, इसको हम जो है IRNSS के नाम से जानते थे, नाविक ही है, IRNSS के नाम से जानते थे, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये जो है कॉन्स्टलेशन था ऑफ 7 सैटेलाइट, जिसमें से 3 सैटेलाइट वर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 वर प्लेस्ड इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में ये मान लीजिए इक्वेटर है और ये हमारे पोल हैं। तो अब जो इक्वेटर और पोल की हम जो बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट इसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर, मतलब इक्वेटर के ऊपर ऐसे ऐसे घूम रही है जैसे अर्थ घूम रही है, तो इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और कोई सैटेलाइट जो इक्वेटर के ऊपर नहीं है, पोल वाइज घूम रही है ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट बनेगा वो जियो सिंक्रोनस, और ये जो बनेगा वो सन सिंक्रोनस। ओके, अब नाविक जो है हमें 2 तरीके की सर्विसेज देगा। पहली जो सर्विस है वो होगी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जो कि सिविल यूजर्स के लिए रहेगी, और एक रहेगी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि स्ट्रेटेजिक यूजर के लिए रहेगी। तो अब इसके एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए, सैटेलाइट के वैसे तो एप्लीकेशन हर जगह यूज़ होते हैं, आप सैटेलाइट को कहीं पे भी यूज कर लो, इवन दो कि आपको क्रॉप में ये देखना हो कि कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस तक में आप देख सकते हो सैटेलाइट का यूज करके।
तो ये जो इसका क्या यूज़ है जो नेविगेशन सैटेलाइट है, तो देखिए इससे हमें क्या है, नेविगेशन हमें बहुत आसान पड़ जाएगा। कैसे? चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो, या फिर मरीन नेविगेशन हो, डेट विल बिकम ईजी फॉर अस। डिजास्टर मैनेजमेंट को हम आराम से इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छे से बताएगा ये, और साइंटिफिक रिसर्च में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो कितने नेविगेशन सिस्टम हैं, तो देखो जो ग्लोबली यूज किए जाते हैं वो 4 नेविगेशन सिस्टम है। जैसे यूएस का जीपीएस है, रसिया का ग्लोनेस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, और चाइना का बीआईडो है। जापान के पास अपना खुद का रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है, और हमारे पास खुद का रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, राइट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन, यानी कि एक्सपोसैट मिशन। तो ये जो एक्सपोसैट मिशन है ये इसरो और आरआरआई यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ये अभी लॉन्च करने वाले हैं ये लोग 2023 में। ओके, तो देखते हैं ये लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो ये मिशन किस चीज़ के लिए, सबसे पहले तो देखिए ये पोलरीमीट्री मिशन है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है, जो कि अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनसे जो एक्सरेज आती हैं उसको ये मेजर करने वाला है। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो और भी क्या ऐसे मिशन हुए हैं, तो जी हाँ, ये जो मिशन है इससे पहले यूएसए ने लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब यूएसए के नासा ने लॉन्च किया था, और ये जो इंडिया ने अब लॉन्च किया है ये सेकंड मिशन है। एक्सपोसैट जो सैटेलाइट है इसमें 2 तरीके के पेलोड देने वाले हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में। देखिए 3 तरीके के ऑर्बिट भी होते हैं, ऐसे लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो ये सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए अगर आप लोग कमेंट डाल के बताएंगे तो जितने भी, जैसे सिक्योरिटी में बहुत सारे ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता, और ऐसे ही साइंस एंड टेक में। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि इस पे एक वीडियो बनाओ, तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है इनको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसका जो है पेलोड को हम ले जाने वाले हैं। 2 पेलोड हैं। अब पेलोड का मतलब यहाँ पे होता है कि जो इक्विपमेंट इसके साथ हम ले जाने वाले हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं और जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको हम पेलोड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी पेलोड है वो है पॉलेक्स। पॉलेक्स क्या काम करने वाला है, ये पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है एक्सरे का, जो पोलरीमीटर पैरामीटर देखेगा। जैसे कि कोई लाइट आ रही है तो वो लाइट किस एंगल से पोलराइज्ड है, उसमें कितना पोलराइजेशन हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो पता करेगी वो है पॉलेक्स। और जो दूसरा इक्विपमेंट है जिसका नाम है एक्सपेक्ट, तो ये क्या करता है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री एंड टाइमिंग, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन देगा कि जो लाइट है वो किस किस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है, किससे एमिट की जा सकती है, उसकी एनर्जी रेंज क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। तो अब हम बात करें अगर पोलरीमेट्री की, तो पोलरीमेट्री जैसा कि हमें पता ही चला है कि पोलराइजेशन पे काम कर रहा है, कि कोई भी रेज अगर किसी अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आ रही है तो वो कितनी पोलराइज्ड हो चुकी है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या फायदा है इससे। तो देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये सन है, सन से कोई लाइट आपको डायरेक्ट आ रही है तो उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है, तो ये आपको पता चल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, इसकी वजह से ये थोड़ा बैंड हो गई, है ना, या फिर इसमें कुछ भी चेंज हो गया, यहाँ पे बैंड हो गई। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, या फिर मान लो इससे पास होकर के कैसे भी करके रिफ्लेक्ट होकर के, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से गई, इससे पास हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट करके आई, तो इन सब चीज़ों का भी हमें पता चलता है। ठीक है, इन सब इंफॉर्मेशन से, तो इसके बेसिस पे हम ये पता चला पाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट से आ रही है, उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी रही होगी, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, अब जो पोलराइजेशन है वो हम, जो हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें आपकी गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, इसके बाद यूवी रेज, है ना, तो सारी तरीके की रेज इसमें आ जाती हैं। तो जितनी भी ये स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम की हर तरीके की रेज में पोलराइजेशन देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी वेवलेंथ हो। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ की जब बात की गई तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि वेवलेंथ की जब भी बात की जाती है तो वेवलेंथ और जो आपका क्या बोलेंगे उसको, वेवलेंथ सॉरी, और एनर्जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेट मीन्स कि अगर एनर्जी बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे कि यहाँ पे एक्सरेज की अगर आप बात करो तो एक्सरेज की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनकी वेवलेंथ कम है एज कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू एक्सरेज, इसीलिए उसकी वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं जापान के प्राइवेट मून लैंडर की। तो ये क्या चीज़ है, तो जापान का जो प्राइवेट मून लैंडर था वो अभी फेल्ड हो गया है। क्यों फेल्ड हो गया है, उस मिशन का नाम था होकाइडो आर मिशन। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। ये मिशन, इस मिशन में एक चीज़ और भी थी जो इम्पोर्टेंट थी, कि इसमें एक रोवर को भेजा गया था जो कि यूएई के द्वारा बनाया गया था, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा बनाया गया था। इस मिशन का जो मकसद था वो ये था कि जो एटलस क्रेटर है नदर्न ईस्टर्न साइड ऑफ मून, उसको एक्सप्लोर करना था। ठीक है, लेकिन ये मिशन चूंकि फेल हो गया है तो अब तो ये होगा ही नहीं। अब बात आती है कि टिल डेट कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो देखिए, सोवियत यूनियन यहाँ पे लैंडिंग कर चुके हैं, चाइना कर चुका है, यूएस कर चुका है ना। तो ये कुछ है जो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। ओके राइट। अब बात करते हैं कि मून की स्टडी सब लोग क्यों करते हैं, आखिरकार क्या ज़रूरत है लोगों को मून की स्टडी करने की। तो देखिए, इसके अपने कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि सबसे पहले तो मून हमारे सबसे पास है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का पड़ता है हमारी अर्थ पे तो वो मून का ही पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे टाइड आते हैं, कई बार सीजन में भी फर्क इफेक्ट पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाने के लिए हम लोग जो है मून की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ हमें अगर मून की हिस्ट्री पता चलती है तो हमें अर्थ की भी हिस्ट्री पता चल जाती है और भी एक्यूरेटली, कि अर्थ का कैसे जो है अर्थ बना है और क्या क्या उसमें प्रोसेस हुए हैं। साथ ही साथ हमें सोलर सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम एक ही साथ बनता है पूरा, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ पे सीस्मिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जो अर्थ क्वेक आता है वो क्यों आता है और उसके पीछे क्या रीज़न है। ओके राइट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट। अब ये चीज़ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, यानी कि मिशन नहीं है, ये ऑर्बिटर है जो इन्होंने बिठा रखा है कहाँ पे, सॉरी, जो इन्होंने बिठा रखा है मार्स के ऑर्बिट में। तो अभी इसने क्या है, एक इनकोडेड मैसेज भेजा है। अब ये मैसेज जब से आया है तब से थोड़ा जो ये न्यूज़ में आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका काम क्या है, जो एक्सोमार्स टीजीओ है ये क्या करता है, इसको वहाँ पे ऑर्बिट में इसलिए बिठाया गया था, इसलिए ये ऑर्बिट करता है मार्स का, कि ये पता कर सके कि वहाँ पे मैथेन और कुछ अलग गैसेस हैं या नहीं है। इसका रीज़न क्यों है और ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि वहाँ पता करना चाहते हैं कि वहाँ पे मेथेन है या नहीं है, क्योंकि तो अगर ऐसा पता चल जाता है कि वहाँ पे मेथेन है या नहीं है तो उससे पता चलेगा कि वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या स्टेटस है और जियोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये पहला जो है ऑर्बिटल मिशन है जो कि अकेला यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, जबकि इसमें रसिया भी साथ में है, यानी कि ये दोनों लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। तो अभी इनकोडेड मैसेज आया है जिससे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिविलाइजेशन तो नहीं है तो उसी के लिए इस मैसेज को डिकोड किया जा रहा है। ठीक है, डिकोड करने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज की जा रही हैं और साथ ही साथ ये इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अगर ये एलियन का मैसेज है तो हमें इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और उनका क्या मैसेज हमारे लिए है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यू बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम में तो जितने एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं वो ऑलरेडी हैं, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में। तो अभी ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST ने अभी क्या है, न्यू बेल्ट को आइडेंटिफाई किया है। कहाँ पे, स्टार फॉर्मल हॉट स्टार है इसके आसपास। अब ये फॉर्मल हॉट स्टार क्या है इसको समझते हैं। उसने दो डस्टी रिंग को यहाँ पे देखा है। अब देखिए, जो डस्ट होता है स्टार के आसपास उसका ये संदेश होता है, अगर इतना ज़्यादा डस्ट है और वो स्पेशली उसमें कार्बन और आयरन अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं प्लेनेटरी सिस्टम को बनाने का चांसेस है, यहाँ पे प्लेनेटरी सिस्टम बनने के चांसेस हैं। तो देखिए, जो हमने बात की है फॉर्मल हॉट की, ये फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल हॉट है, आर नहीं है यहाँ पे। फॉर्मल हॉट जो है एक बिगेस्ट स्टार है कहाँ पे, तो देखिए मैंने आपको जैसे बोला था कि कॉन्स्टेलेशन होता है, तो कॉन्स्टेलेशन है एक जिसका नाम है पिसिस ऑस्ट्रीनस। ठीक है, पिसिस ऑस्ट्रीनस एक जो है कॉन्स्टेलेशन है, उसके सदर्न साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा जिसका नाम है फोमलॉट। ठीक है, अब ये स्टार अगर देखो आप तो सन की, इसकी जो साइज है वो सन के साइज से डबल है, इसका मास भी सन से डबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डबल होने के बावजूद भी ये 16 टाइम ज़्यादा सन से एनर्जी रेडिएट करता है। ओके ओके राइट। तो अभी आगे देखते हैं इसमें तो क्या चल रहा है ये समझ लेते हैं।
देखिए जो डस्टी बेल्ट वहां पे देखे गए हैं, वो डस्टी बेल्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो बॉडीज आपस में कोलिजन की होंगी, तो पहले कोई दो बॉडी कोलाइड की होंगी, तो उसकी वजह से वैसे बेल्ट बनते हैं, तो उसकी वजह से जो है एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स बनते हैं, जिसको कई बार डेवरेस डिस्क भी बोला जाता है, जो ये एरिया होता है डेवरेस का, जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए जो डेब्रिस या जो डस्ट मिल रहा है वो केवल इधर ही मिल रहा है, हमारे सोलर सिस्टम में भी डस्ट देखने को मिलता है, और वो कहाँ पे है, उस डस्ट को हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। यानी कि हमारा ये सन है, सन से लेकर के सारे प्लेनेट हैं, उस प्लेनेट के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम क्यूपर बेल्ट, है ना, वहाँ पे ये डस्ट वाले पार्टिकल और डस्ट वाली रिंग देखने को मिलती है। अब देखो ये जो JWST है, ये अकेला नासा का नहीं है, एक फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है जो इंफ्रारेड को मेजर करते हैं, यानी कि इंफ्रारेड जो हमने बात की थी अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका ये एक पार्ट होता है इंफ्रारेड, है ना, उस तरीके की जो वेव्स आती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं ये लोग। और ये जो है कोलेबोरेशन है बिटवीन नासा, यूरोपियन स्टेट एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और यहाँ पे ये जो JWST जो है, ये सन अर्थ के लेग्रांजेस पॉइंट 2 पे रखा है। अब लेग्रांजेस पॉइंट का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके बताइए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि लेग्रांजे पॉइंट का क्या मतलब है, अलग अलग ऑर्बिटल क्या होते हैं। ओके ओके, तो अब बात करते हैं एक्सोप्लैनेट की। तो एक्सोप्लैनेट नाम से ही पता चलता है, पहले समझते हैं कि एक्सोप्लैनेट होते ही क्या है। तो देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो और प्लैनेट यानी कि बाहर के प्लैनेट, यानी कि जो भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अलावा एग्जिस्ट करते हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के आगे। अब देखिए ज़्यादातर तो जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सन है तो सन के आसपास वो चक्कर लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ प्लैनेट ऐसे भी होते हैं जो सन मतलब स्टार के आसपास नहीं लगाते, उनको हम रोगस प्लैनेट बोलते हैं। वो किसी गैलेक्टिक सेंटर को, मतलब एक कोई सेंटर जहाँ पे अब चाहे ब्लैक होल हो या कुछ भी हो, तो उसके आसपास वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जो एक्सोप्लैनेट होते हैं इनका कंपोजिशन भी सेम उसी तरीके से हो सकता है जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपोजिशन है, कि बेरी रॉकी से लेकर के बेरी गैस रिच हो सकता है, जैसे कि जुपिटर वगैरह है, सैटर्न वगैरह है, ठीक है। ओके, अभी तक जो मैसिव जो एक्सोप्लैनेट मिला है वो, जो हमारा जुपिटर है उसके मास से 4 गुना ज़्यादा मास था उसका, लेकिन अभी कुछ अलग ही देखने को मिला है। तो अभी जो एक एक्सोप्लैनेट देखने को मिला है जिसका नाम रखा गया है TOI4603b, और इसको हम HT245134b के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी तक जितने भी एक्सोप्लैनेट हमने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी अगर किसी की है तो वही है जो अभी डिस्कवर्ड किया, और इसका मास जुपिटर के मास का 13 गुना है, ठीक है। और ये जो है हमारे लोकेशन से अगर देखा जाए तो करीब 731 लाइट ईयर दूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है, इतना आसपास नहीं। और ये एक स्टार है, स्टार को भी उसी नाम से जाना गया है TOI4603, बस इसमें बी है, एक्सोप्लैनेट में इसमें बी नहीं है। तो जो स्टार है इसके इसमें ये ऑर्बिट कर रहा है, मतलब इसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया है। तो देखिए ये जो डिस्कवर किया गया है, ये डिस्कवर किया गया है इंडिजीनियसली, यानी कि इंडिया के द्वारा ही डिस्कवर्ड किया गया है। इंडिया का क्या है कि जो आबू है ना, माउंट आबू राजस्थान में, तो वहाँ पे इंडिया का स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई हैं जिससे ये सब चीज़ें पता की जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये पहला एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, इससे पहले भी इंडिया ने K2-236b एंड TOI1789b को भी डिस्कवर कर चुकी है। ओके राइट, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, दैट इज अबाउट द सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। सैटर्न के अभी 62 मून और डिस्कवर्ड किए गए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सैटर्न जो है अपने सोलर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट मून रखने वाला जो है प्लेनेट हो गया है, जुपिटर से भी ज़्यादा। इसको अगर देखा जाए तो सन से 6 नंबर पे आता है, उससे पहले जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर ये सब आते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है यानी कि जुपिटर के बाद। ये ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसके पास रिंग्स भी हैं। और इसमें अगर सैटर्न को देखा जाए तो सैटर्न के लिए कई मिशन भी भेजे गए हैं, जिनमें से पायोनियर 11, वॉयेगर 1 और कैसनी
एक्सेट्रा जो है ये मिशन है जो सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजे गए हैं। अब तेलंगाना रोबोटिक्स पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए तेलंगाना पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लाया है, किस लिए, जिससे कि सस्टेनेबल रोबोटिक्स का एनवायरनमेंट बन सके। अब ये चाहते हैं कि रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज हो सके और स्पेशली इस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंज्यूमर रोबोटिक्स के लिए यूज करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं क्वाड के ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो ये क्या चीज़ है भाई? तो अभी एक समिट हुआ है हिरोशिमा में जिसमें बात की गई कि हम स्ट्रेंथन करेंगे जो हमारी ओपन रैन की सिक्योरिटी होती है। यानी कि ओपन रैन क्या होता है पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जो रैन होता है यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो अभी देखिए इसको सिंपली समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये एक टावर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक टावर है, ये टावर है, ठीक है। यहाँ पे आप हो और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो अब आपने एक फ़ोन पकड़ रखा है कान में और लगाया मुझे कि चलो सर से बात करते हैं। तो आपके यहाँ से डायरेक्ट हमें ऐसे तो है नहीं कि आपने यहाँ से लगाया और हमें आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये जो कनेक्टिविटी है टावर से लेकर के फ़ोन तक की, ये होती है रेडियो से, रेडियो वेव से, ठीक है। यहाँ से फिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंटरनली और फिर ये यहाँ से पहुँच के हमारे पास भी इसी तरीके से ये सिग्नल भेजेगी, तो हमारे यहाँ भी फिर रेडियो वेव का यूज़ होगा। तो इसी को बोलते हैं रैन, है ना। कि ये जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो रहा है जिससे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं चीज़ों को, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क और इसको बोला जाता है रैन। तो रैन जो है अभी ये मतलब ओपन रैन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मोबाइल बनाया जाता है तो उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं तो उसके लिए जो रैन है वो एक ही टाइप का रैन यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई वैरायटी नहीं है और ये डिपेंड करता है मोबाइल वाले पे कि जो मोबाइल बना रहा है वो किस तरीके का रैन यूज कर रहा है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि रैन से बहुत सारा डाटा आपका चोरी भी किया जा सकता है, कई इशू भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। आप देखिए कुछ भी आप सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ इंटरनेट पे मान लो सर्च कर रहे हैं कि यूट्यूब ही सर्च कर रहे हैं, तो यूट्यूब आप पे डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है ना, उसमें भी तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क यूज़ हो रहा है ना, रैन का यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है कि देखिए अगर ऐसा ही चला तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वेंडर्स के लिए, क्योंकि आप तो इनबिल्ट कर रहे हो रैन को, ठीक है, इनबिल्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो अभी बात चल रही है कि हम लोग जो है मल्टी सप्लायर रैन बनाने वाले हैं। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि रैन को इनबिल्ट नहीं करने वाले हैं, सेपरेटली हम रैन को यूज़ करने वाले हैं। तो इससे अब क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो रैन है उसमें बहुत सारे वेंडर आएंगे। आपको समझ में आया होगा कि रैन में बहुत सारे वेंडर क्यों आएंगे, क्योंकि रैन को अब ओपन कर रहे हो तो कंपटीशन आ जाएगा। मतलब अब जो मोबाइल चाहता है कि हमें ये वाला रैन ही यूज करना है, ये कंपलसरी नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से रैन यूज नहीं कर पाएगा, है ना। डिपेंड करेगा कि कौन सा हार्डवेयर या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। तो वो एक मेजोरिटी के बेसिस पे आप कह सकते हो या जैसे भी है, जिसका उसमें ज़्यादा पावर रहेगा वो जो है यूज करेगा उस रैन का जो भी वो चाहता है। तो इसमें बहुत सारे रैन बनने लगेंगे, तो कौन सा हमारे लिए बेटर है हम ये चूज कर पाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो डाटा सेंटर भी अच्छा हो जाएगा कि कहाँ पे स्टोरेज, और अपने इंडिया में ही जो रैन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो अपने इंडिया में ही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है प्रोग्रामेबल नेटवर्क भी अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेशन और मैनेजेबिलिटी में भी इसका हेल्प मिलेगा, और साथ ही साथ इनोवेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि कई अलग अलग रैन आएंगे तो उससे और भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट। अब हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे ये WHO ने रिलीज किया है। WHO ने बोला है कि ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी टू डिलीवर व्हाट मैटर्स रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है? तो WHO का बोलना ये है कि जितनी जैसे पेंडेमिक आई थी हेल्थ को लेकर के, यानी कि कोविड, तो कोविड जैसी पेंडेमिक के लिए अब हमें अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और WHO ने इसके लिए 4 पिलर की बात की है। तो वो 4 पिलर क्या क्या हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है WHO ने कि हमें हेल्थ को वैल्यू देना है। कैसे वैल्यू देंगे? तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, हेल्थ वर्कर, हेल्थ सिस्टम अच्छे होंगे। अगर ये सब चीज़ें अच्छी हो गई तो हमारा हेल्थ सिस्टम तो वैसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ जो है एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि हमें फाइनेंसिंग करना है हेल्थ को। अगर हम फाइनेंसिंग करेंगे तभी जा कर के हेल्थ अच्छी होगी, और तभी हेल्थ जो है सबके लिए
बराबरी से और प्रोएक्टिवली काम कर पाएगी। प्रोएक्टिवली का मतलब आप समझते होंगे शायद, अगर नहीं समझते तो बता देते हैं। इक्विटेबली मतलब कि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए हेल्थ का एक्सेस होना चाहिए। और प्रोएक्टिवली मतलब ऐसे कि कोई इंसिडेंस होने से पहले ही हेल्थ जो वर्कर्स हैं या हेल्थ जो सिस्टम है रेडी होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर हेल्थ में बहुत सारे इनोवेशन देखने को मिलेंगे, तो उस इनोवेशन के लिए सबसे पहले तो हमें पब्लिक प्राइवेट अलायंसेस करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो है नॉलेज गवर्नेंस डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉलेज गवर्नेंस डिजाइन करेंगे तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी कंट्री में, मान लीजिए कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है, तो किसी कंट्री ए में मान लीजिए कोई इनोवेशन होता है और उसका बेनिफिट बी को नहीं मिलेगा अगर हम नॉलेज जो है शेयर नहीं करेंगे, और जो इनोवेशन हुआ है उसको हम शेयर नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इनोवेशन शेयर हो और उसको भी दोनों को फायदा मिले, तो उसके लिए हमें एक अच्छा गवर्नेंस बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें पब्लिक कैपेसिटी भी डेवलप करनी होगी। कैसे? जैसे कि अभी क्या है, हेल्थ, हमें ये नहीं सोचना है गवर्नमेंट को कि केवल हेल्थ मिनिस्ट्री तो हो गई हेल्थ को देखने के लिए, नहीं, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी है सबको हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है ना। जैसे अब इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या चीज़ है उसको देखना पड़ेगा ना। अगर उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करके हमें देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सब लोगों को हेल्थ का यूज़ करना, मतलब सब मिनिस्ट्री, सब डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। अब बात करेंगे एंड टू कोविड-19 एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। अभी WHO ने ये बोल दिया है कि अब जो है ये जो कोविड-19 है ये कंसर्न की बात नहीं है। क्यों ऐसा बोला है WHO ने? क्योंकि देखो डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है डेथ में, साथ ही साथ कोविड-19 से जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं वो भी कम है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है कोविड के अगेंस्ट। तो इसीलिए ये चीज़ जो है WHO ने बोला है। अब WHO ने क्या क्या बोला है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए WHO ने बोला है कि जो फैलिक होता है ना, इसके लिए एक कैसे डिफाइन किया गया है ये, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट की तरह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिजीज ऐसी आ जाए जो इंटरनेशनली फैल सकती है, तो जिससे क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ को रिस्क है, क्योंकि कोई डिजीज इंटरनेशनली फैल सकती है, तो उसके लिए फिर हमें इंटरनेशनली ही रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तभी जा करके वो सॉर्ट आउट होगी। तो और कोविड के केस में वैसा ही हुआ। ओके, तो WHO ने साथ ही साथ में 2023 से लेकर के 2025 के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स प्लान बनाया है कोविड से निपटने के लिए, और कोविड जैसी और भी समस्याओं से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये थी हेल्थ ऑफ ऑल रिपोर्ट। अब बात करेंगे एमपॉक्स। एमपॉक्स जो है वो मंकी पॉक्स है, और मंकी पॉक्स भी जो है WHO ने अभी इसको भी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तो उसको भी एंड कर दिया है। ये ज़्यादातर वायरल डिजीज़ है और अफ्रीका रीजन में पाई जाती है। इससे करीब 2022 में 87,000 पीपल जो है इन्फेस्टेड हुए थे। वायरल इसमें जो होता है वो कौन सा होता है, पॉक्सीवीरिडियल फैमिली का जो है वायरस होता है। हमें देखिए जब भी कोई डिजीज़ आती है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी इंटरनेशनल बॉडी ने उस पर कोई स्टेप लिया है तो वो हमें पता होना चाहिए किस तरीके की डिजीज़ है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से पूछते हैं। क्योंकि देखो डिजीज़ 4 तरीके से फैल सकती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से और पैरासाइट से, 4 तरीके से, है ना। तो इन सब किस तरीके से वो फैल रही है तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो उतना ही पूछते हैं। और कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉक्सवीरिडिया फैमिली का वायरस है। और ये कैसे फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होते हैं, रेसेस होते हैं, हेडेक वगैरह होता है, और अभी तक इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है RSV से रिलेटेड। तो RSV भी एक वायरल डिसीज़ है, यानी कि वायरस से फैलती है, और इसके लिए अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने एक वैक्सीन के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम करती है, तो ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करती है, और ये हर तरीके के एज ग्रुप में देखने को मिलता है। यहाँ पे यंग चिल्ड्रन में भी और जो है अडल्ट हैं उनमें भी देखने को मिलता है। इसमें जो वायरस होता है वो जेनस ऑर्थो न्यूमोनिक वायरस होता है। तो ये हमें नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए, वायरल डिजीज़ है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। ओके, अब बात करेंगे TBSY, यानी कि थलसेमिया बाल सेवा योजना। अभी देखिए यहाँ पे उससे पहले हमें CSR समझना पड़ेगा, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये क्या करती है, कोई भी कंपनी अपना कंपनी का 2% जो प्रॉफिट होता है वो सीएसआर में उसको लगाना ही लगाना पड़ता है। तो अभी कोल इंडिया ने क्या किया है कि वो पैसा गवर्नमेंट को ना दे करके ऐसे लोगों की हेल्प कर रहा है जिनको जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि HSCT की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो काम कर रहा है। और उसी के लिए ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। ओके, तो वो किन को क्योर कर रहा है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं और पेशेंट है जो इसको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके लिए ये काम कर रहा है। साथ ही साथ ये क्या है, इनहेरिटेड है, मतलब जेनेटिकली आता है, पेरेंट्स से बच्चों को आता है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती, जिसको हम हीमियोग्लोबिन बोलते हैं, हेमियोग्लोबिन, और इसकी वजह से कई बार एनीमिया भी हो जाता है। ओके राइट, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये रिलेटेड है इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क, यानी कि IPSN। तो ये भी WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्लोबल नेटवर्क बनाने वाले हैं जिसमें हम डिटेक्ट करने वाले हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज को, और साथ ही साथ उनको हम रोकने पे काम करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये अगर डाटा रहेगा तो हम उनको रोक भी पाएंगे, और ये ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि देखो कई बार ये क्लेम किया जाता है कि जो कोविड का प्रॉब्लम था वो चाइना के पास पहले आया था, लेकिन चाइना ने सबको इन्फॉर्म नहीं किया। अगर चाइना सबको इन्फॉर्म करता तो कोविड जो जितने बाइट फॉर्म में देखा गया उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, उसको रोका जा सकता था। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो है, अगर हमारे पास जो पैथोजन होते हैं उनका जेनोमिक डेटा रहेगा तो हम उनके लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिन, अलग अलग तरीके की वैक्सीन भी बना सकते हैं ईजिली। अब बात कर लेते हैं देखो एसिनिटोबैक्टर की। तो ये क्या है, अभी साइंटिस्ट ने एक AI के थ्रू जो है एक न्यू एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड किया है जो किल कर सकती है एसिनिटोबैक्टर को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया की डिजीज तो आराम से फिर भी हैंडल हो जाती हैं कई बार, लेकिन वायरस की डिजीज हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी ये क्या करने वाला है, ये जो बैक्टीरिया होता है जो एसिनिटोबैक्टर, ये ज़्यादातर आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाएगा, सॉइल और वाटर में। और ये बैक्टीरिया क्या प्रॉब्लम करता है, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, और लंग्स में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये कैसा डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये डिजीज़ कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। साथ ही साथ इससे जो है क्रिटिकल थ्रेट देखने को मिलती है। अब बात करेंगे ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ क्या है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा जानने लायक नहीं है। अभी क्या है, पहले जो मेट्रो था ना, तो मेट्रो में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती थी, जैसे आप ह्यूमन ऑर्गन को नहीं ले जा सकते, किसी टिश्यू को नहीं ले जा सकते थे, है ना। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये अलाउ कर दिया, लेकिन स्टिल जो रेडियो डिवाइस होते हैं पोर्टेबल, और जो जिससे रिस्क होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क में, वो अभी भी प्रोहिबिटेड है। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रांसफैट की। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रांसफैट होता क्या है। देखिए ट्रांसफैट की अगर हम बात करें तो ट्रांसफैट जो है एक अनसैचुरेटेड फैट होता है जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, वेजिटेबल ऑयल से। तो अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, दो तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला जो तरीका है वो है नेचुरली अकर्ड होता है, और दूसरा जो है इंडस्ट्रीज में। अब नेचुरली तो जैसे डेयरी और मीट प्रोडक्ट में मिल जाता है, इंडस्ट्रीज में कैसे होता है कि ये हाइड्रोजन मिक्स करते हैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में, जिससे कि वो सॉलिड में बन जाता है, और पैक्ड फूड में इसका यूज किया जाता है जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है इससे फैलती है, और स्पेशली अगर बात किया जाए तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। अब इसका देखो सिंपल सा रीज़न ये भी है, अगर आप इसके बारे में पढ़े हो ज़्यादा, कि जो ट्रांस फैट होता है ना, तो ट्रांस फैट क्या होता है, जो हमारे जो वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, जिससे ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें वो जम जाता है। और अगर वो जम जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी, है ना, हार्ट अटैक की। क्योंकि जब हार्ट में ब्लड की पंपिंग सही से नहीं होगी तो फिर तो हार्ट अटैक होगा ही। तो अभी WHO ने इसमें क्या बोला है, WHO ने ये बोला है कि देखिए WHO ने एक प्रोग्राम चलाया है ट्रांसफैट एलिमिनेशन का। तो उसने ये बोला है कि सब कंट्रियों के लिए ओपन है, जो भी चाहे एप्लीकेशन भर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन भरने में क्या होगा कि जो भी ट्रांसफैट को रिड्यूस कर लेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और WHO ने बोला है कि 44 कंट्री तो वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें इंडिया भी एक है, किस चीज़ को, ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने के लिए। तो इनको आराम से सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओके, लेकिन
अब बात करते हैं कि स्टेप क्या लिए जा रहे हैं ट्रांस फैट को रेगुलेट करने के लिए। तो देखो, WHO का तो रिप्लेस जो है स्कीम चलाई जा रही है इंटरनेशनली लेवल पे। इंडिया में क्या लिया जा रहा है? तो इंडिया की जो फसाई है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि देखिए, जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चर है अगर वो ट्रांस फैट का यूज़ करता है तो उसको जो न्यूट्रिएंट लेवल लगाना पड़ता है उस पैकिंग पे, वो लिखना पड़ेगा उसको कि ट्रांस फैट का कंटेंट कितना है। साथ ही साथ फसाई ने एक मूवमेंट भी चलाया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि डिस्करेज करता है ट्रांस फैट फूड को। ओके, अब बात कर लेते हैं राइस फोर्टिफिकेशन की। तो देखिए, फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है राइस फोर्टिफिकेशन का? तो देखिए, सबसे पहले तो राइस फोर्टिफिकेशन को समझते हैं। तो देखिए, डेलिबरेटली अगर हम किसी भी चीज़ में माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, यानी कि फोर्टिफाइड कर रहे हैं, एक अलग से बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब वो हम क्या कर रहे हैं, फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, और जो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है न्यूट्रिशन की वो भी सॉर्ट आउट हो सके। तो इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन और फूड रेगुलेशन के द्वारा इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। इसमें हम ज़्यादातर आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो है ऐड करते हैं। अब इसके बेनिफिट देखने से पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बोला है कि इंडिया का जो पायलट प्रोजेक्ट है राइस फोर्टिफिकेशन का, उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ है, मतलब कि उसका जो है बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम ये चीज़ कर रहे हैं कि एनीमिया से लड़ सकें, और एनीमिया में जो है काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। तो और इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को 4 लेवल पे एग्जीक्यूट करता है, 3 तो स्कूल लेवल पे चलते हैं और एक चलता है ICDS यानी कि आंगनवाड़ी लेवल पे। ओके, अब बात करते हैं आगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें किया जाए तो माल न्यूट्रिशन से लड़ेगा और एनीमिया से भी लड़ेगा। साथ ही साथ इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज नहीं होता है, वरना माल न्यूट्रिशन से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके पास आपकी बॉडी में, देखिए, बॉडी में जितना जैसे प्रोटीन और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है उतना ही ज़्यादा माइक्रो, भले वो बहुत छोटी मात्रा में चाहिए पड़ते हैं लेकिन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम। तो अब अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम अगर आपके शरीर में कम होगा ना तो उससे मेजर्स प्रॉब्लम होती हैं। सोचो, चाहिए थोड़ा है लेकिन प्रॉब्लम मेजर्स होती हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका माइंड है, तो प्रोटीन वगैरह पे तो वो चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत कंपलसरी होती है, अगर वो नहीं है तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों का, माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर ये सही नहीं है आपकी बॉडी में। तो इससे ब्रेन डैमेज होने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो फोइटल और जो न्यूनेटल हेल्थ होता है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ओके राइट। तो अभी बात करते हैं आगे। तो ओके राइट, फोर्टिफिकेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि डस्टिंग, कोटिंग और एक्सट्रूशन। तो हम लोग जो है एक्सट्रूशन को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम मिल्ड राइस जो है उसको पल्बिनेट करते हैं और फिर जो है उसको मिक्स कर देते हैं विटामिन और मिनरल्स के साथ। अब बात कर लेते हैं फिजन मोलिबिडनम 99। ये क्या है? तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेटेडली इसके लिए एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बना दी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बात करते हैं। तो देखिए, जो मॉलिब्डेनम 99 होता है ये पेरेंट आइसोटोप है ऑफ टाइटेनियम 99 का। ठीक है, टाइटेनियम 99 जो है वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड होता है, गामा जो है एमिटिंग आइसोटोप है। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, ये मैंने आपको सही बोला ना कि जो मॉलिब्डेनम है उसके ये फीचर है कि शॉर्ट लाइव्ड होता है और गामा एमिटिंग आइसोटोप है। ठीक है, अब TC जो 99 है यानी कि टेक्नीटियम 99 जो है, इसका यूज़ किया जाता है डिजीज़ को डिटेक्ट करने में, इसका यूज़ किया जाता है ऑर्गन के स्ट्रक्चर को समझने में, फंक्शन समझने में, और न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोसीजर में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी ये कैसे प्रोड्यूस होता था, यूरेनियम 235 के फिसाइल जो उसका प्रोसेस होता है उससे प्रोड्यूस होता था। अब क्या है, मॉलिब्डेनम को हम बना सकते हैं। तो मॉलिब्डेनम का ये मतलब इसका आइसोटोप है। तो अगर हम उसको में थोड़ा सा चेंज करेंगे मॉलिब्डेनम में, तो हमें ये टेक्नीटियम मिल जाएगा। अब देखिए, इस तरीके के जो ये रेयर अर्थ मेटल टाइप के होते हैं, तो रेयर अर्थ मेटल जितने भी होते हैं ना, जिनको हम रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज़ में आते रहते हैं, है ना, और एग्जाम में भी आते रहते हैं। जैसे लास्ट 2 बार से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग की। तो ये चीज़ क्या होती है? तो देखिए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग को यहाँ से समझते हैं। होता क्या है ये कि देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसमें क्या है, C14 होता है।
अब ये C14 क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसमें C14 वो एब्जॉर्ब भी करेगा और C14 उसमें से जाता भी रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो मर जाता है तो C14 केवल उसमें बच जाता है, मतलब वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा C14, केवल वो डिग्रेडेड होगा, कम होता जाएगा उसमें C14 की मात्रा। तो अब इससे क्या होता है कि जैसे जो C14 है उसका हम पता करके पता लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि वो कितना पुराना है। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म को हमने देखा उसमें 100% C14 है, तो हम बोलेंगे कि अभी मरा है। अगर उसमें 50% C14 बना बचा है, इसका मतलब है कि वो आज से 5730 साल पहले मर चुका था। 50% बचा है, 25% बचा है तो इतने टाइम पे, इतना परसेंट बचा है तो इतने टाइम पे। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन को पता करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि C14 की एक लिमिटेशन ये है कि ये मैक्सिमम 50,000 ईयर तक तो बहुत अच्छा बताता है, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है कैल्शियम 14 का यूज़ हम लोग करने वाले हैं उसके लिए। अब ये कैल्शियम 14 क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कैल्शियम 14 की जो हाफ लाइफ है वो करीब 99,000, मतलब 1 लाख के आसपास है, जबकि ये C14 की आप देखोगे तो ये 5,700 हाफ लाइफ का। मतलब ये है कि इसको 50% होने में इतना टाइम लगता है। तो अब ऐसे चलता रहेगा 50-50-50-50 करके, तो ये इससे मैक्सिमम आप 50,000 तक ही निकाल सकते हो। अब आप ये सोचो इसको 1 लाख ईयर लगता है डिग्रेड होने में, हाफ होने में, तो आप समझो कि जब इसको 5,700 पे हम 50,000 साल तक निकाल सकते, मतलब उसका 10 गुना। तो आप सोचो अगर ये 1 लाख इसमें लग रहा है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 लाख साल तक का। अगर हमें कोई इस तरीके का ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसकी बता सकते हैं कि वो कितना पुराना है। इसकी अवेबिलिटी की बात देखी जाए तो ये देखो इतने जल्दी मतलब कॉस्मिक रेक से प्रोड्यूस हो जाता है अगर हम उसको सॉइल के साथ इंटरेक्ट कराएं। और अकरेंस की अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम 14 है वो कम मिलता है एज कम्पेयर टू कार्बन 14 के, इसीलिए कार्बन 14 ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन कैल्शियम 14 का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो है कार्बन 14 के बारे में दिया गया है कि हम जो है उसकी एज को एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं, और वो कैसे पता लगाएंगे, C14 को ऑब्जर्व करके, है ना। ओके, राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है इस सब के बारे में, कार्बन 14 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसकी हाफ लाइफ जो है 5,700 होता है और मैक्सिमम 50,000 तक की एज का पता लगा सकता है, उसके बाद उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टर्मिनोलॉजी में कोई इशू आ रहा है, स्पेशली साइंस एंड टेक की टर्मिनोलॉजी और जो टर्मिनोलॉजी होती है सोसाइटी की, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं उस पर एक वीडियो बना करके लेके आऊँगा। और आप कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे तो आपका मोस्ट वेलकम। ओके, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।